सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। नाज़रीन, पीर को पूरे मुल्क ने जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मनाई और साथ ही हुकूमत की तब्दीली भी देखने में आई। पाकिस्तान का सबसे अहम फैसला जिस पर पूरी कौम की निगाहें जमी हुई थी बड़ी आसानी से तय हो गया। ना पार्लिमानी पार्टी और ना ही इलेक्शन कमीशन जाने की नौबत आई। दुबई मुलाकातों से लेकर लाहौर की मीटिंग्स और फिर टीवी चैनल्स पर क्या सराइयों की तो जैसे एक भरमार थी, लेकिन सारे के सारे दावे गलत साबित हुए। अच्छा, जितने नाम सामने आ रहे थे उनमें से कोई एक नाम भी फाइनल नहीं हुआ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने एन वक्त पर कह लें टाइम पर सरप्राइज दे दिया। यानी ना नून लीग की चली और ना ही पीपल्स पार्टी की, बल्कि बात राजा रियाज की मानी गई। यूं कह लें कि मुत्तफिका तौर पर बाप पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 52 बरस की उम्र में मुल्क के कम तरीन निगरां वज़ीर आज़म बन गए। वो कोयटा के मुतवस्सित तबके से हैं और उनका जो ताल्लुक है बलोचिस्तान में पश्तूनों के मारूफ काकड़ कबीले से है। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब पर जो 13 पार्टियों का बार था वो अब निगरां वज़ीर आज़म पर नहीं होगा। यानी हम कह सकते हैं कि वो ज़्यादा खुलकर बेहतर फैसले कर सकेंगे जिनमें मसलहतें आड़े नहीं आएंगी। और हलफ उठाने के बाद मुख्तसर निगरां काबीना के लिए मुशावरत भी जारी है। अच्छा, बाज़ ब्यूरोक्रेट्स और जो टेक्नोक्रेट्स हैं उनके नाम पहले से ही ज़ेर गर्दिश हैं और क्या हसीन इत्तेफाक है कि ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी दोनों के सरबराह बलोचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। सिर्फ सूबे बल्कि मुल्क भर के अवाम के लिए यकीनन ये बहुत खुशी की बात है। अच्छा, उम्मीद है कि जो निगरां हुकूमत है अपनी मुद्दत में अवाम की भलाई के जो फैसले हैं वो करेगी और इनका मेयार ज़िंदगी बुलंद करने पर, बेहतर करने पर पूरी तवज्जो देगी। और कौम एक बार फिर इंतखाबात के मरहले से गुजरने को है जहाँ पर अवाम अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करते हुए नई क़यादत मुंतखब करेंगे ताकि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो सके। इन्हीं तमाम मामलात पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। मैं तारुफ़ करवा दूँ JUI के सीनियर रहनुमा कामरान मुर्तज़ा, बहुत शुक्रिया बहुत ज्वाइन करने के लिए। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन तजियाकार उसामा गाजी, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कामरान मुर्तज़ा साहब, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगी। कामरान साहब, सब लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि ये अचानक से क्या हो गया, राजा रियाज फैसला साजी में अचानक से इस कदर अहमियत इख्तियार कैसे कर गए कि सब ने उनके दिए गए नाम पर फ़ौरन इत्तेफाक कर लिया। हालांकि हमें याद है जब इसाक डार साहब का नाम आया था तो बड़ी बहस हो रही थी, बड़ी लेदे हो रही थी। देखिए, इसाक डार साहब के नाम पे लेदे होनी चाहिए थी क्योंकि इस वक्त ड्राइविंग सीट पे नून लीग के शहबाज शरीफ थे और उसके इमीडिएटली बाद अगर इसाक डार साहब आ जाते तो फिर इस इलेक्शन पे कौन उसके रिज़ल्ट के ऊपर जो है ना वो एतमाद करता। तो मेरा ख्याल है कि उनका बनता नहीं था। वैसे भी पता नहीं उनका नाम था या नहीं था, मुझे नहीं पता, मगर बहरहाल किसी इस तरह से एक्टिवली जो कोई पॉलिटिक्स में हो उसका वो नहीं है। ये भी तो एक्टिव पॉलिटिक्स में थे मगर इन्होंने एक तो रिज़ाइन किया है पार्टी से और पार्टी से रिज़ाइन करने के साथ साथ जो इन्होंने सेनेटरशिप से भी रिज़ाइन किया है। वैसे भी इनका ताल्लुक बाप से है तो बाप का बाप भी तो है ना कोई। तो जी अच्छा, हसन मुर्तज़ा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। हसन साहब, ये जो काकड़ साहब का नाम सामने आया है इसकी वजह एक ये भी समझ आ रही है कि जो पीपल्स पार्टी है और मुस्लिम लीग नून काफ़ी लंबे अरसे गुजरने के बावजूद किसी एक नाम पर इत्तेफाक नहीं कर सकी। बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग दो मुख्तलिफ सोच की नज़रियात की जमातें हैं और मैं समझता हूँ कि किसी नाम पे इत्तेफाक ना होना ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस पे ये समझ लेना भी मैं समझता हूँ कि मुनासिब नहीं है कि वो इत्तेफाक नहीं कर पाए। हमने बड़ी मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले लिए, अपनी अपनी पार्टियों के नुकसान किए, लेकिन हम एक पेज पर रहे। हमने ये हुकूमत जो बेशुमार चैलेंजेस के साथ हमने कबूल की थी, उसके जो चैलेंजेस थे उनको मीट करने के लिए हमने इत्तेफाक राय के साथ भी फैसले किए। एक वजीर आज़म के नाम पर अगर इत्तेफाक ना हो सका
तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि हमारे में मेहमानगी नहीं थी या हम एक दूसरे की बात सुन नहीं सकते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो हमेशा लोगों को साथ लेकर चलती है, और ये नाम जो था ये अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस ने ही करना था। तो उसमें अगर अपोजिशन लीडर ने कोई मुनासिब नाम ले लिया और उस पर इत्तेफाक हो गया, तो ये खुशाइंद नहीं है कि पार्लियामान ने अपने फैसले खुद करने शुरू कर दिए और पार्लियामान के अंदर हल होने शुरू हो गए। हमारा किसी कमेटी को मामला रेफर नहीं हुआ, हमारा किसी इलेक्शन कमीशन को मामला रेफर नहीं हुआ। राजा रियाज साहब की फहमो फरासत, उनके जो एक सोचने की सलाहियतें हैं, वो मैं समझता हूँ कि किसी भी सियासतदान से कम नहीं है। उन्होंने बतौर अपोजिशन लीडर भी बड़ा अच्छा किरदार अदा किया है, और अब नाम की सिलेक्शन पे भी राजा साहब ने ऐसा नाम तजवीज़ किया जिसपे शहबाज शरीफ साहब भी नहीं बोल सके। क्या ये क्रेडिट जो है वो पार्लियामान को और पार्लियामेंटेरियंस को नहीं जाता? तो इसलिए मैं तो इसको खुशाइन समझता हूँ कि हमने अपने मामलात पार्लियामान के अंदर हल कर लिए। ठीक है, बिल्कुल खुशाइंद, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा उसामा गाजी, मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ। उसामा, इस नाम पर आपका तजिया क्या कहता है? मेरा तजिया वहाँ से शुरू हो रहा है जहाँ से कामरान मुर्तज़ा साहब ने बात ख़त्म की थी कि बाप का भी तो कोई बाप है। तो अब आप समझ लें, ये तो हसन मुर्तज़ा साहब जो फरमा रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त बात है कि पार्लियामान ने फ़ैसले किए हैं। मुझे बड़ा ये सुनकर अच्छा भी लग रहा है, लेकिन ताज्जुब भी हो रहा है कि जिस तरह की कानून साजी हुई है, 15-15 लोग थे और उसमें पार्लियामान ने वो कानून साजी कर दी। पार्लियामान ने ही अपने हाथ काट कर दे दिए, पार्लियामान ने वो कानून साजी कर दी। पार्लियामान ने ही अपने हाथ काट कर दे दिए कि जो निगरान सेटअप है वो चाहे तवील हो जाए कोई मसला नहीं है, वो मईशत के फ़ैसले ले कोई मसला नहीं है। निगरान वज़ीर आज़म आए और वो आकर पहले दिन क्या कर रहा है, उसने कोई इजलास इलेक्शन के लिए नहीं बुलाया, कोई हल्का बंदियों के हवाले से या किस तरह से हमने इलेक्शन करवाने हैं, किसकी क्या ज़िम्मेदारी होगी, बताएं अमन अमान की क्या सूरत हाल है, जो हम कहकर जो हुकूमत थी हसन मुर्तज़ा साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब की, वो लिख कर देते रहे कि अमन अमान की सूरत हाल बड़ी ख़राब है। और उसके बाद इतना हमने सानहा देख लिया कि जो JUI के साथ हुआ, उससे पहले हमने बलूचिस्तान में देखा, वो तो अमन अमान बहुत बुरा हो गया। तो कोई इजलास उन्होंने मईशत पर बुलाया है, यानी वो यहाँ पर आए हैं। तो आप देखिए कि पहला इजलास उन्होंने माशी मामलात पर उठाया है कि हमने किस तरह से आगे लेकर चलना है। वो कह रहे हैं ये तसलसल रहेगा। तो लग तो ये रहा है कि यहाँ इलेक्शन के अलावा सब कुछ होना है। तो ये जो पिछली हुकूमत जो करके गई है कानून साजी है, जिस तरह से नाम आए हैं, तो इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, ना काबीना, ना आगे फैसले, ना इलेक्शन। तो जो जितनी जमातें थीं 16 महीने उन्होंने गुजार लिए, उनकी तवज्जो जिस पर भी रही वो ज़रूर उन्होंने कहा होगा जी मुश्किल फ़ैसले कर लिए, लेकिन उसका आपको बोझ उठाना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि काबीना में भी आप हों, आपके केसेस भी ख़त्म हो रहे हों, आप जो अपोजिशन है उसके हवाले से भी आपको बड़ा अच्छा एक वॉक ओवर मिल रहा हो, माइनस हो रही हो, सब कुछ हो रहा हो, आपके लिए बिल्कुल वो लेवल प्लेइंग फील्ड भी हो रही हो, मियाँ साहब की वापसी की भी बात हो रही हो, लेकिन आप कहें जनाब ये हमने अपनी सियासत को नुकसान पहुँचा लिया है। आपकी सियासत में तो मुकाबले कोई नहीं रहा, आपके लिए तो मसला ही कोई नहीं, लेकिन आपने तो यहाँ पर, अब मुझे बताइए इलेक्शन की कौन सी बात हो रही है। रज़ा रबानी साहब अब बेचारे वो दोबारा से उनको याद आ गया कि जी आइन है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन ऊपर नहीं जाने चाहिए। तो ये अब मेरा ख्याल है कि हमारी सियासी पार्टियों ने अपना भी नुकसान किया है, आइन का भी, मुल्क का भी और पार्लियामानी सियासत का भी। लेकिन ये आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा हमें, और जो फैसले किए हैं वो करवाए गए हैं, और देख लीजिएगा आने वाले दिनों में क्या होता है। ठीक है जी, कामरान साहब मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये जो मार्च में सेनेट भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी हद तक खाली हो जाएगा, तो फिर मार्च 2024 से आगे आपको इंतखाबात जाते हुए नज़र आते हैं? क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि जी फरवरी मार्च से आगे चले जाएंगे, जैसे अगले साल के एंड तक चले जाएंगे, आखिर तक, नवंबर दिसंबर तक। और कुछ लोग तो तंजिया कह देते हैं, TV पे बैठ के कह देते हैं कि जी ये जो इंतखाबात हैं ये 2025 तक भी जा सकते हैं। देखिए, इलेक्शन जो हुआ सो हुआ, माजी गुजर गया, उसमें भले किसी ने गलत तौर पे 3 असम्बलियाँ बारी बारी तोड़ी, उसके बाद इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए, वो बात ख़त्म हो गई। अब इलेक्शन 90 डेज़ के अंदर होने चाहिए, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वरना फिर अगर 90 डेज़ में नहीं होंगे तो फिर जो ना मुश्किलात बढ़ेंगी और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी, ना सिर्फ सियासी पार्टियों के लिए बल्कि रियासत के लिए। ये बात जहन में सबको रख लेनी चाहिए। मुश्किलात से आपकी क्या मुराद है कामरान साहब?
देखिए, रियासत के चलने में मुश्किलात, रियासतें इस तरह से नहीं चलती, रियासतें असूलों पे चलती हैं। वो अपने लिए असूल तय करती हैं और असूल के मुताबिक चलती हैं, और आपका असूल जो है वो सब्ज़ किताब है, दस्तूर है। इस दस्तूर के मुताबिक चलेंगे तो मामलात आगे चलेंगे, वरना फिर किसी हादसे का इंतज़ार करिए, खुदा न खास्ता। खुदा न खास्ता हादसा, आप मतलब क्या कहना चाह रहे हैं? जब दस्तूर के ऊपर मुल्क नहीं चलते, दस्तूर की मुताबिकत में नहीं चलते, तो हादसे हुए करते हैं। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। ये मुझे नहीं पता, गैब का इल्म मुझे नहीं है। ठीक। दुनिया में जो मुल्क आगे चलते हैं वहाँ दस्तूर की और उसकी बाद सबऑर्डिनेट जो उसकी कानून होते हैं उनकी पाबंदी जो है वो स्ट्रिक्टली की जाती है। इस मुल्क में भी अगर इसको आगे ले जाना है, प्रॉस्पर करना है, तो इसमें भी दस्तूर और फिर उसके बाद जो मुख्तलिफ क़वानीन हैं आपको उनको एज़ इट इज़ लेने पड़ेंगे, अनलेस के वो किसी स्टेज पे जाके उसको अमेंड किया जाए कंसेंट के साथ या पार्लिमान के साथ, पार्लिमान के इख्तियार के मुताबिक। मगर इलेक्शन 90 डेज़ में कराने हैं, जिसमें से कुछ दिन गुजर भी गए हैं, और ये पहली प्रायोरिटी का मामला है और निगरानों का काम सिर्फ यही प्रायोरिटी हुआ करती है। ठीक है। अच्छा हसन मुर्तज़ा साहब, अगर ये कामरान साहब की बात को लेकर मैं आगे आपकी तरफ आऊँ तो पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूँ तो मैं बड़ी मेरिट पे तारीफ़ करूँगी पीपल्स पार्टी की कि आप लोग आइन के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए हमेशा आप लोग बात करते हैं और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। तो अगर ये इंतखाबात वाकई आगे जाते हैं, वो तो कह रहे हैं कि खुदा न खास्ता कोई हादसा ना हो जाए, तो आपको क्या लगता है कि फिर आप लोगों की पार्टी कहाँ खड़ी होगी, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? देखिए, मैं कामरान साहब को नहीं सुन सका। उसामा साहब की भी मैंने कोई आखिरी 1-2 जुमले आवाज आई है, उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही कि बिल्कुल। और कामरान साहब टीम ये जरा जल्दी से ठीक कर दीजिएगा, ठीक है, चूंकि लाइव होता है शो सर। ठीक है, मैं टीम से कहती हूँ, टीम आप जरा सही कीजिएगा, उनको आवाज सही से नहीं जा रही दोनों मेहमानों की। जी प्लीज कंटिन्यू हसन साहब। गुजारिश ये है जी कि अभी उसामा साहब बात कर रहे थे कि इससे आप बच नहीं सकते, पार्लियामान का भी हिस्सा रहे और कैबिनेट का भी हिस्सा रहे, और हम कतन उससे राय फरार इख्तियार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो नहीं कर रही। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस गवर्नमेंट का हिस्सा रही है, उसमें जो नुकसान भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुआ है या होगा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर बर्दाश्त करेगी। हम सोचते हैं कि हमने पाकिस्तान करने के लिए सारा जो था 15-16 माह की हुकूमत थी या उससे पहले नो कॉन्फिडेंस, वो हमने सारा पाकिस्तान मुल्क को बचाने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए किया। उसमें जो नताइज भी आएंगे उसमें हम जरूर वो बर्दाश्त करेंगे। कतन ये नहीं है कि हम राय फरार इख्तियार कर रहे हैं। लेकिन अब पंजाब के अंदर तो इस वक्त एक जर्नलिस्ट हैं, प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं, जो अबूरी सेटअप के चीफ मिनिस्टर हैं, तो वो बेहतर फैसले ले लेते ना। उनसे तो की जा सकती थी। सियासतदान तो बदयानत भी हो सकते हैं, सियासतदान तो झूठ भी बोल सकते हैं। तो वो तो मेरा ख्याल है अब पंजाब को तो किसी किस्म की भी उससे वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ तो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट बैठे हैं और वो हुकूमत कर रहे हैं, और उनकी हुकूमत में तो बेहतरी आ जानी चाहिए थी अगर पिछली हुकूमत नहीं भी ला सकी तो। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो आइन और कानून के साथ खड़ी है। हम पार्शली ना आइन को करते हैं ना हम कानून को करते हैं। हम तो मुकम्मल जो है आइन और कानून के ताबे हैं और इस आइन के खालिक है। हमें आइन तोड़ते हुए बहुत तकलीफ होती है और हम ये बर्दाश्त भी नहीं करते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डे फर्स्ट से कह रही है कि हम फॉर बर वक्त इलेक्शन चाहते हैं। नहीं तो अगर ये नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल हसन साहब एक मिनट, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप ये कह रहे हैं कि हम तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो अगर ये इंतखाबात नहीं होते हैं जिस मुकर्रर वक्त में होने हैं, तो फिर आप सिर्फ यही कहेंगे कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे या प्रैक्टिकली भी कुछ स्टैंड लेंगे? देखें अभी तक तो हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि इंतखाबात बर वक्त हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अगर नहीं होते फिर अगर सपोज करें, आप समझ रहे हैं कि वो नहीं होते नजर आ रहे या नहीं होंगे, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पर अपना लाए अमल जो है वो जब नाउमीद होगी वो जरूर अपना लाए अमल देगी।
लेकिन मैं चलिए ये बता दें, आप एक सीनियर सियासतदान हैं, आप एक सीनियर सियासतदान हैं हसन साहब, आप खासतौर पे पंजाब की पॉलिटिक्स को बड़ा अच्छे तरीके से समझते हैं और पंजाब बड़ा अहम सूबा है सियासत के हवाले से भी। अगर देखा जाए कि पंजाब में जिसका वोट बैंक स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर विफाक के हवाले से भी अगर देखा जाए तो आपका तज्जिया क्या कहता है? आप सीनियर सियासतदान, आपको क्या लगता है वक्त पर होंगे या नहीं होंगे? मुझे ये महसूस होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कोशिशें जो है वो रायगा नहीं जाएंगी, इंतखाबात अपने टाइम पर होंगे। लेकिन अगर अल्लाह ना करे आप वाला जो आप बात कर रही हैं, जो इंतखाबात टाइम पर होंगे, सारी कोशिशें पीपल्स पार्टी की ही हैं, सारा क्रेडिट पीपल्स पार्टी को जाएगा, इंतखाबात टाइम पर होंगे, आपकी बात से मुझे समझ आता है। यकीनन जाएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो किसी जगह भी नहीं चाह रही कि इलेक्शन लेट हो। हम तो पंजाब में भी बेशक हमारी सीटें कम थी, बेशक हमारा शेयर कम था, लेकिन हम तो आज भी चाहते हैं कि रिजल्ट जो भी आए पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो पाकिस्तान आगे नहीं चल पाएगा। इलेक्शन होने चाहिए। चलिए हम भी आगे चलते हैं उसामा गाजी की तरफ मत जाना, फिर ब्रेक के बाद आप तीनों मेरे साथ मौजूद हैं। उसामा, ब्रेक पे जाने से पहले हसन साहब ने जिस तरह बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि पीपल्स पार्टी बाकायदा फिर अपना लाएअमल जो है वो बताएगी, दिखाएगी, सिर्फ बर्दाश्त नहीं करेंगे, अल्फाज की हद तक नहीं रहेगा, अमली तौर पर हम बताएंगे प्रैक्टिकली कि हम कहाँ खड़े हुए हैं अगर इंतखाबात आगे जाते हैं। और साथ ही उन्होंने कह दिया कि जारी बात है अगर इंतखाबात वक्त पर होते हैं तो पीपल्स पार्टी की जो कोशिशें हैं या काविशें उसकी वजह से होंगी। आप इस बात से एग्री करते हैं? देखिए, हसन मुर्तज़ा साहब की ना एक कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत है और ये वो शख्सियत हैं जो लोगों से राब्ते में रहते हैं, जिसको आप प्रॉपर मोहल्ले की, गली मोहल्ले की सियासत, लोगों से मिलना जुलना, उनकी नब्ज़ पर हाथ होना, ये वो शख्सियत है जो सही वाली सियासत होती है। पाकिस्तान के बड़े कानूनी माहिर हैं और फिर जाहिर है कि सेनेट में और इन लोगों की ये तो देख रहे होते हैं, इनकी समझबूझ का, हाँ जी, समझबूझ का हम उस तरह मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन बतौर साफ़ी ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं इनके आगे सवाल करूँ कि क्यों ये 90 दिन का इन्होंने क्यों किया? अगर 60 दिन में, यानी 3-4 दिन पहले क्यों तोड़ी आपने असेंबली तहलील करने की असेंबली भेजी? सिर्फ 3 दिन पहले क्यों? ऐसा क्या हो गया था? यानी आपको पता है कि अगर मुद्दत पूरी हो जाती तो 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, आप क्यों 90 दिन दे रहे हैं? आप क्यों अपने हाथ काट रहे हैं? फिर आप कहते हैं आप तो खुद कह रहे हैं, कायरा साहब फरमाते हैं कि क़यामत नहीं आ जाएगी 2-3 महीने। ये 60 से 90 दिन क्यों लिए गए? उसामा गाजी, आपके इसी सवाल का जवाब लेंगे दो ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले उसामा गाजी ने एक सवाल छोड़ा दोनों सियासतदानों के लिए, दोनों मेहमानों के लिए कि जी जो 90 दिन है ये क्यों लिए गए? असेंबली जो है वक्त से पहले डिसॉल्व क्यों की गई, पहले क्यों तोड़ी गई? ये 60 दिन में भी हो सकते थे, असेंबली अगर अपनी मुद्दत पूरी करती। यही सवाल लेके मैं कामना साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। देखिए 2-3 बातें हैं, इसको शायद हम नहीं समझ रहे। हम चीज़ों के अंदर जो है ना वो बदनीयती तो फ़ौरन देख लेते हैं, मगर ये देखिए कि इस बदनीयती, इसका एक और एंगल भी है। मुमकिन तौर पे इसमें बदनीयती ज़्यादा से ज़्यादा यही हो सकती है ना कि 30 दिन और चाह रहे होंगे। ज़ाहिर है जो पार्टी गवर्नमेंट चला रही होगी तो उसको टाइम नहीं मिला होगा इलेक्शन कैंपेन के लिए, और उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके 2 दिन पहले वो कर लिया। मगर एक और एंगल है, इसको किसी और एंगल से ज़रा देखिएगा। 2 दिन गवर्नमेंट में वो गुजार सकते थे, मज़ीद 2 दिन पहले गए। 90 दिन तो मैक्सिमम है ना जी इलेक्शन कमीशन के लिए। 90 दिन तो कोई मिनिमम तो नहीं है कि 90 दिन के मुताबिक शेड्यूल दें। अगर वो 20 दिन के बाद, आज हम देखें, आज आपके प्रोग्राम में हम शेड्यूल मांग रहे हैं, आपसे पहले एक आध प्रोग्राम किया, उसमें भी हम कह रहे हैं कि जी उनको जो है ना इलेक्शन कमीशन को इसमें एक्टिव हो जाना चाहिए, शेड्यूल की तरफ आएँ। ठीक है जी। तो अगर वो 20 दिन के बाद अगले 1 महीने का शेड्यूल दे देते हैं, 30 दिन के बाद अगले 1 महीने का शेड्यूल दे देते हैं, तो 90 डेज़ जो है ना वो क्या मिनिमम है या मैक्सिमम है? तो अगर मैक्सिमम है तो इसके बाद जो है ना सिर्फ टाइम किसको ज़्यादा मिला? इलेक्शन कमीशन को ज़्यादा मिला। या अगर इलेक्शन कमीशन इससे एग्री नहीं करता, स्टिल जिसकी ड्यूटी है, तो फिर पार्टीज़ को नहीं मिला। अगर उससे एग्री कर जाता है, मैक्सिमम तक लेके जाता है, उसके इंतज़ामी मामलात में कोई प्रॉब्लम है, जी सिर्फ उसको फैसिलिटेट जो है ना ज़्यादा किया और अपने को कम फैसिलिटेट किया, अपने दिन घटाए हैं गवर्नमेंट में, प्लस अपने आप को इस ख्वाहिश के तहत, उसकी ख्वाहिश को किसी टाइम भी जो है
ख़त्म कर सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो ख़त्म कर ले। मैं JUI की तरफ से कह रहा हूँ कल अनाउंस कर दे, वो अपना शेड्यूल अनाउंस कर दे, हमें कोई एतराज़ नहीं है, जिस दिन मर्ज़ी जो है अनाउंस करें, मगर अब आगे चलने की कोशिश करें। उसके लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड टाइम होता है उसके मुताबिक जो ना मामला को आगे लेके चलें। ठीक है जी, चलिए हम भी आगे चलते हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि जी जब तक ज़ीरो रिस्क नहीं होगा नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे। ये ज़ीरो रिस्क क्या समझ जाती है आपको? ज़ीरो रिस्क की जो गारंटी है वो देगा कौन? देखें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का मौक़िफ़ है, उस पर क्या बहस करनी। ये तो उनकी ख्वाहिश भी हो सकती है, उनका मौक़िफ़ भी हो सकता है, इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकते हैं ना। इस तरह तो नहीं मुमकिन कि नवाज शरीफ साहब तशरीफ नहीं लाएंगे तो इलेक्शन नहीं होगा या पाकिस्तान नहीं चलेगा। उनकी पार्टी है, वो बिल्कुल यकीनन अपनी क़यादत के लिए नरम गोशा भी रखती होगी, उनकी ख्वाहिश भी होगी कि वो तशरीफ ले आएँ और उन्हें लानी भी चाहिए। ये तो उनकी ख्वाहिश है, वो इसका इजहार कर रहे हैं। इसका आइन से क्या ताल्लुक है जी? आइन में तो मैक्सिमम डेज 90 डेज के अंदर इलेक्शन होने हैं। ये 60 दिन में भी हो सकते हैं, ये 65 दिन में भी हो सकते हैं, इसमें तो कोई वो चीज़ नहीं है। और 90 दिन अगर कोई लेता है तो वो उसने मुकर्ररा मुद्दत से पहले असेंबली तोड़ी। यहाँ तो 16 माह पहले असेंबलियाँ तोड़ने वाले भी बैठे हुए हैं। यहाँ तो पंजाब असेंबली और KP की असेंबली तोड़ने वाले कितना अरसा पहले तोड़ने वाले। अगर वो अपना आईनी हक एक्सरसाइज कर सकते हैं तो मौजूदा हुकूमत जो थी वो क्यों ना अपना हक इस्तेमाल करती। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को टाइम दिया ना, इलेक्शन कमीशन के मसाइल थे, वो कह रहे थे कि हमें इसके लिए टाइम चाहिए, फलां चीज़ के लिए चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन के पास है, निगरान हुकूमत है, वो उसमें तो किसी का कोई रोल नहीं है। जो साबका हुकूमत थी वो अब साबका हो गए। निगरान हुकूमत अपनी निगरानी में और इलेक्शन कमीशन अपनी निगरानी में इलेक्शन करवाए, हम उसके नताइज मानेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है जी, जैसा कि हसन साहब ने कहा उसामा के जो हुकूमत है वो साबका हो गई है, तो जो 13 जमातें एक साथ थी और उनका जो साथ था एक पेज पर होना, क्या ये भी अब साबका ही हो गया है या आगे भी आपको एक पेज पर नजर आएंगी? इनकी राहें जुदा होने का वक्त आ गया और ये हो गई हैं? ये डिपेंड करता है कि तहरीके इंसाफ का थ्रेट कितना ज़्यादा है। और जिस तरह अभी तो बिल्कुल कोई ख़ास उनको नज़र नहीं आता तो फिर तो इकट्ठे चलेंगे, लेकिन जहाँ तक बात है कि कोई सीट एडजस्टमेंट की या इत्तिहाद की, वो फ़िलहाल मुझे मुश्किल नज़र आता है। चंद जगहों पर शायद हो जाए, वो भी अभी मुश्किल है। वो आगे चल के देखते हैं जब इलेक्शंस का वक्त आएगा। अभी तो नज़र ही नहीं आ रहा है, अभी तो कोई डेट ही नहीं है, डेट होगी उसके बाद देखा जाएगा। जहाँ तक ये बात है, देखिए ये जो कि जी 90 दिन के अंदर अंदर बिल्कुल सही कानूनी तौर पर आने, लेकिन उसकी इजाज़त क्यों दी? आपने दे दिया ना। फिर उसके बाद नई मरदमशुमारी का वज़ीर आला सिंध साहब फरमाते रहे कि नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हम इस पर एतराज़ उठाएंगे, ये है वो है, ये हो नहीं सकता। और जब मीटिंग होती है तो बिल्कुल सर तस्लीम खम हो जाता है और वो मान जाते हैं। अब वो इलेक्शन कमीशन जाने, वो हल्का बंदियों के लिए जाएगा, उसमें कितना टाइम लेता है, आगे क्या होता है, फिर पता लगे कि वो जनाब सीटें कोई आगे पीछे होनी है, फिर क्या करेंगे? अब मुर्तज़ा साहब सही फरमा रहे हैं कि जनाब रियासत ऐसे तो नहीं चल सकती कि आप जनाब बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा, लेकिन रियासत चल रही है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा कोई 17 करोड़ आबादी बन जाती है, ये 24 करोड़ 25 करोड़ में से, तो वो चल रहा है जनाब निज़ाम 7 महीने से, और वो अगले 7 महीने भी इसी तरह चल जाएगा। मुर्तज़ा साहब जो फरमा रहे हैं ना कि जी अब तो साफ़ी की हुकूमत है पंजाब में, तो कर लें, तो इसका मतलब है उनको ये लग रहा है कि कोई बेहतरी नहीं आ सकी पंजाब में। तो ये तो अजीब बात है, फिर इस पर तो आवाज़ उठानी चाहिए थी जब 16 महीने की हुकूमत थी 7 महीने में कि जी पंजाब क्यों नहीं ठीक चल रहा। आज हम क्यों ये सुन रहे हैं कि जी 14 साल का बच्चा है, उसके घर रेड होती है और उसका वालिद जो है, यानी 2 दिनों में 4 रेड्स होती हैं और तोड़फोड़ होती है, घर पुलिस करती है, और उसके बाद उसका वालिद इंतकाल कर जाता है, कोई नहीं पूछने वाला। 10 साल का बच्चा पुलिस हिरासत में। कभी सुना आपने दुनिया के किसी माशरे में, किसी बद से बदतर माशरे में आपने सुना है कि 10 साल के बच्चे को पुलिस उठाकर ले जाए और कहे जनाब ये हम इसको रख रहे हैं अपने पास? ये कहाँ हो रहा है, किस तरह हो रहा है? तो ये तो होता चला जाएगा और फिर हम भी बेबस होंगे और माजरत के साथ हम आवाज़ ही उठा रहे होंगे, लेकिन फिर सियासी पार्टियां भी बेबस होंगी कि जी अच्छा अब क्या करना है, मामला कोर्ट में चला जाएगा, एक स्ट्रगल होगी। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये बड़ा आसान है कि जी हम कहें जी 6 महीने के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे। ये डिपेंड करता है
कि अब जो निगरान सेटअप आ गया है और उसको जिनकी सपोर्ट होगी वो फैसले करेंगे कि कब इलेक्शन अनाउंस करने हैं। अब ये मेरे हाथ में या पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ से निकल चुका है, क्योंकि ऐसी कानून साजी हो चुकी है कि अब वो पॉलिटिकल डिसीजन के साथ इकोनॉमिक डिसीजन वो ले सकते हैं। हल्का बंदियां नई इलेक्शन कमीशन के पास है, वो कितना टाइम लेता है, वो मिनिमम भी ले सकता है, वो मैक्सिमम भी ले सकता है। तो लिहाजा अब सबके लिए कोई इतना आसान नहीं होगा कि आगे जिस तरह से भी मामला चलते हैं, अल्लाह करे कि आइन के मुताबिक चीज़ें चलें। लेकिन हमने पिछले कुछ अरसे में देखा है कि आइन और कानून के मुताबिक हमने बहुत सी चीज़ें नहीं होती देखी, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें तो वो बाला ताक रखी गई। तो अल्लाह करे कि आगे हम कुछ बेहतरी देखें। मगर जहाँ तक ये बात है कि जी मामला नहीं चलेंगे या स्ट्रगल होगी, वो तो स्ट्रगल में तो फिर हम सब साथ ही होंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, आपकी तरफ आ रही में कामरान साहब, उसामा गाजी ने कहा जी आइन के मुताबिक हम देखते हैं कि चीज़ें चलती कि नहीं चलती। जब आइन के मुताबिक नहीं चलती हैं तब भी स्टैंड कौन लेता है? स्टैंड हम लेंगे, मगर उससे पहले एक उसामा की बात का जवाब दे दूं। ये 14 साल वाले बच्चे का मामला जो है ना, ये सिर्फ इसी हुकूमत में नहीं हुआ या निगरान में या शहबाज शरीफ की हुकूमत में, बल्कि ये अगर उससे पहले उसमें चले जाएं तो हमें नोटिस भी जाते रहे, हमें आके हमारे दफ्तरों में आके गन पॉइंट्स पे भी लिया गया। वो पिछले वाली हुकूमत में था, ठीक है जी। और वो आके उसको डकैती का रंग दिया गया, लेके कुछ भी नहीं गए, यानी लेके जो गए वो ऐसे खाली जो ना शख्स हुई। तो वो पता होता है कि कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। तो ये सारा जो है ना, ये इस मुल्क में बहुत अरसे से चल रहा है। वो सिर्फ वो ये ना करिए ना कि किसी एक के साथ अगर आपका नहीं लगता तो दूसरे को जो है ना वो उसको वो ना करिए। उसी ज़माने में जो है ना वो कोई पूरी कौम की बाप हुआ करता था, कोई अदारे जो है ना वो असम्बली के मेंबर्स को भी लाया करते थे। तो दस्तूर का जो उस ज़माने में भी हाल था, कानून का जो उस ज़माने में भी हाल था, वो हमें याद है। अगर आपको याद है ज़रा ज़रा तो हमको भी याद है बहुत ज़्यादा। तो हमारे साथ फिर तो बीती हुई है सारा कुछ ना। तो अब इसमें जो कुछ जद्दोजहद की आप बात कर रही हैं, अगर कोई कानून की बात ना हुई, देखिए ये हमारी अपनी गवर्नमेंट थी ना जो गुजरी है, जहाँ पे इसमें गलत हो रहा था हमने रेजिस्ट किया है। जिस हद तक रेजिस्ट कर सकते थे रेजिस्ट किया है, पार्लियामान के अंदर रेजिस्ट किया है, आपके साथ मीडिया पे बैठ के रेजिस्ट किया है, उनकी महंगाई के हवाले से जो है ना उनके ऊपर तनकीद की है, बिल जो आए हैं उसके हवाले से उनको बाकायदा जो है ना, और उसमें बाज़ जगह पे उनको मजबूर होना पड़ा है। ये एक्सट्रीमिज़म वाला बिल जो है ना अल्टीमेटली वो मेरे रेजिस्ट करने के नतीजे में उनको विड्रॉ करना पड़ा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो तरमीम आई थी वो हमने रेजिस्ट की थी। हर जगह पे जो है ना जहाँ पे रेजिस्ट कर सके थे हमने अपनी गवर्नमेंट को भी, ये नहीं हमने अंगूठे नहीं लगाए, अंगूठे पकड़वाए नहीं। निगरानों के हवाले से सेक्शन 230 में जो अमेंडमेंट थी मैंने ख़ुद की उसको मैंने रेजिस्ट किया था, उसके बाद उसको डाइल्यूट किया। तो जो हमने अपनी गवर्नमेंट में किया, हम ऐसे नहीं थे कि हम हाँक के गए थे, हमें हाँक के कोई लाता था। वो इससे पहले वाली गवर्नमेंट में जो है ना वो कहा करते थे, वो साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कहते थे कि मुझे जो है ना वो कहना पड़ता था जब भी कोई ऐसा मसला होता था तो फिर लोग हाँके जाते थे और लाए जाते थे कि आपके पास भी क्लिप मौजूद होंगे, हमारे पास भी क्लिप मौजूद हैं, उनके इरशादात मौजूद हैं। बहरहाल हम हाँके नहीं गए हैं, जिस हद तक हम रेजिस्ट कर सके रेजिस्ट किया है, और आगे भी जहाँ तक रेजिस्ट कर सकेंगे वो रेजिस्ट करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलेंगे। अगर वो एतराज़ जो है ना वो 16-17 करोड़ आबादी की असम्बलियाँ तोड़ने पे, तो एतराज़ इस बात पे भी करिए कि पार्लिमानी तारीख़ में आज तक किसी एक शख्स के कहने पे 3 असम्बलियाँ एक साल के अंदर नहीं टूटी हैं। उस अमल को जो है ना वो गलत कहिए, जो असल अमल है। उसके बाद दूसरा अमल जो है ना वो यकीनन वो भी गलत होगा, मगर पहले जो है ना उसको भी तो उसकी तो भी मजम्मत करिए ना। ठीक है, कामरान मुर्तज़ा साहब, हसन मुर्तज़ा साहब और उसामा गाजी, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आप होगी, ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद होंगे जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। विफाक और सूबे दोनों ही निगरान हुकूमतों के हाथों में जा रहे हैं। आईनी तौर पर तो ये मुद्दत 90 रोज़ की होगी, मगर हालात व वाक़यात ये तासुर भी अपनी जगह देते हैं कि ये मुद्दत बढ़ भी सकती है, क्योंकि मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में ये फैसला किया गया है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, जिसके लिए हल्का बंदियाँ की जाएंगी और इस सारे अमल में यकीनी तौर पर वक्त तो दरकार होगा। अब ये मामलात अपनी जगह, लेकिन
निगरां हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? बर वक्त यानी 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने और इन सारे मामलात में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुशावरत के साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी। और सिंध में निगरां वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर को नामजद कर दिया गया और वो जल्द ओहदे का हलफ उठाएंगे। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। उन्हें कि मुल्की और खुसूसन सिंध की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए वो क्या प्लान रखते हैं। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो निगरां वज़ारत आला के लिए। अच्छा सर, सिंध की अगर मैं डायनामिक्स की बात करूं, सिंध के डायनामिक्स दीगर सूबों और विफाक से मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपकी क्या राय है कि 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, इलेक्शन तो इंशाल्लाह आएंगे और कानून के मुताबिक उन्हीं हुदूद में हो गया और साफ शफाफ के लिए असल में तो इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उनको वो हर किस्म का इसमें ताउन फराहम करें ताकि वो ये अपनी जिम्मेदारी से अदा कर सकें। अच्छा सर, हमने देखा है कि एक बाकायदा रिवायत बन चुकी है कि जब भी इलेक्शन होते हैं सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती नज़र आती हैं और सीधा सीधा सिस्टम को जिम्मेदार करार देती हैं और इंतखाबात की शफाफियत को हमेशा सवाल निशान बना दिया जाता है। तो कैसे यकीनी बनाया जाएगा शफाफियत को? उम्मीद यही है कि कोशिश यही रहेगी कि इतनी शफाफियत हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि किसी को मौका ही ना मिले शिकायत करने का। और अगर कुछ लोगों को शिकायत करनी है एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी की या आदतन, तो फिर उनको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत कम हो पाएगा ऐसा, क्योंकि मौका ही नहीं होगा और को कोई वजह तो बहरहाल कोशिश करेंगे ना फराहम। आपने आदतन का बोला। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम पाकिस्तान, सिंध की बड़ी जमातें हैं। हाल ही में हमने देखा कि मेयर के इलेक्शन में देखा कि जिस तरह इल्ज़ामात लगाए गए, अब शायद वो भी आदतन ही होगा। और फिर ये जो आदत है ये तो फिर ख़त्म नहीं होती आसानी से, या ये दोबारा सब कुछ रिपीट होता नजर आएगा? पूरी कोशिश होगी, पूरी काफिश होगी। बहर जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं इस हवाले से, लेकिन हम उनसे जो ताउन कर सकते हैं, जो उनकी मावनत कर सकते हैं, इस हवाले से वो यही। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त जो मुआशी और सियासी हालात ख़राब हैं, इस हवाले से आपका रोल क्या होगा, आपका किरदार क्या होगा, खुसूसन अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जानना चाहूँ? पूरे मुल्क की खराब इकोनॉमी, उसकी वजूहत भी आप सब पे हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की है सिचुएशन, उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर हो सके और उसे कंट्रोल में लाया जा सके। इलेक्शन के लिए तो बिल्कुल बहुत जरूरी है इसको किसी तरीके से दुरुस्त किया जाए। तो फिर आपको नहीं लगता कि खासा बड़ा चैलेंज है आपके लिए निगरां सेटअप के लिए? जी हाँ, यकीनन बहुत सख्त होगा, बिल्कुल सख्त होगा। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत नामुमकिन हालात हैं, मुश्किल तो होगी, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज। तो फिर अब इस चैलेंज को कबूल तो कर लिया सर, अब आगे कैसे लेकर चलेंगे? अपनी से कोशिश करेंगे, काविश करेंगे। अभी देखते हैं, अभी तो मैंने ओथ भी नहीं ली। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, चीज़ों को एग्जामिन करेंगे, लोगों की सलाह मशवरे से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे। आप भी दुआ कीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर साहब मौजूद थे और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल, सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।